हेलो स्टूडेंट्स, परमाणु और अणु पाठ के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। आपको पहली वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसके बाद अब मैं सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन सेकंड वीडियो थोड़ा सा थर्ड से हम फोर्थ चैप्टर पे आ जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि जब तक हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नहीं पता होगा हम वैलेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमाणु क्रमांक का नहीं पता। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, केनाल किरणों से। केनाल किरणें, इन्हें एनोड किरणें भी बोला जाता है। इसकी खोज हुई थी 1886 में। ई गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाई। उन्होंने 2 इलेक्ट्रिक प्लेट ली, एक को बनाया एनोड और एक जो छेद वाली थी प्लेट उसको बनाया कैथोड। इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कराने पर उसको उन्होंने देखा कि कुछ रेडिएशंस वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं जो एनोड से निकलकर कैथोड से, जो छिद्रमय कैथोड था उसके छिद्रों से निकलकर वो कैनाल जो हमारी ट्यूब थी, यानी कि जो उसमें निर्वात नली थी, उसके दूसरे भाग से जा टकराई। इन्हें एनोड किरणें या कैथोड किरणें भी कहा जाता है। इनकी आयनीकरण क्षमता अधिक थी, लेकिन पेनिट्रेशन पावर यानी कि भेदन क्षमता कम होती है। अब इसके बाद आया कि हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे परमाणुओं व अणुओं से मिलकर बने हैं। अब परमाणु किससे मिलकर बने हैं? पहले परमाणु को अविभाज्य कहा गया था, लेकिन स्थिर विद्युत व विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का अध्ययन करने से पता लगा कि जो परमाणु है वह भी विभाज्य है, और परमाणु जिन कणों से मिलकर बना है उन्हें हम अपरमाणु कण कहते हैं। अपरमाणु कणों की खोज एक के बाद एक हुई, बाद में एक साथ नहीं हुई। अपरमाणु कण वैसे मैं बता दूं कि 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें अपरमाणु कण कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? उसमें वैज्ञानिक आते हैं जे थॉमसन। इन्हें जे थॉमसन भी कहा जाता है। जे थॉमसन ने पहली बार जो परमाणु है इसका मॉडल दिया। उन्होंने इसका जो मॉडल दिया परमाणु का, वो कुछ एक तरबूज या जो क्रिसमस का केक कह सकते हैं उसके साथ इसका कंपैरिजन किया कि जो परमाणु है वो एक धन आवेशित गोला है, उसमें ऋण आवेशित भाग कहीं कहीं पर बिखरे होते हैं, जैसे तरबूज में कहीं कहीं बीज या केक के अंदर कहीं कहीं ड्राई फ्रूट होते हैं। जितना पॉजिटिव भाग है उतना ही नेगेटिव भाग है। इस वजह से कुल मिलाकर जो परमाणु है वह उदासीन होता है। यहाँ से उन्होंने जो नेगेटिव पार्ट है इसका, उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और यह नाम दिया उन्होंने 1897 में। कुल मिलाकर मॉडल आया 1903 में। जो जे थॉमसन उसने अपना मॉडल दिया था 1903 में, लेकिन यह जो मॉडल है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। कुछ दिनों बाद इसमें कमियां ढूंढी जाने लगी। अलग अलग वैज्ञानिकों का ध्यान परमाणु के मॉडल की तरफ गया। उनमें अगला नाम आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों का परकिरणन किया। उन्होंने सोने की पन्नी ही क्यों ली? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी हम पतली चादर बना सकते हैं सोने की। ये सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, इसी वजह से सबसे पतली शीट इसी मेटल की हम गेन कर सकते हैं। उसने अल्फा कणों की इनके ऊपर बौछार की, तो उसने कुछ निष्कर्ष, कुछ रिजल्ट निकाले इससे। उसमें पहला रिजल्ट क्या निकला कि मोस्टली जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि जो एटम का अधिकतर भाग है वो खोखला होता है। कुछ भाग उसमें देखा कि इसमें जो अल्फा कण थे वो अपने रास्ते से थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, भटक गए। इसका मतलब उसने निकाला कि जो धनावेशित भाग है वो कम मात्रा में है। फिर सबसे हैरान करने वाला रिजल्ट जो था कि 12,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गया था वह 180 डिग्री के कोण पर, मतलब उसी रास्ते से वापस आ गया। यह सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला रिजल्ट था, क्योंकि रदरफोर्ड ने इसकी तुलना की कि आपके लिए यह देखने में बात वैसी ही थी जैसे कोई तोप से कोई गोला दागा जाए टिश्यू पेपर पर, और वह टिश्यू पेपर से टकराकर गोला दागने वाले की तरफ ही आई।
इससे उसने जो पॉजिटिव भाग था उसने निकाला कि वो काफ़ी छोटा भाग होता है, जिसको नाम दिया गया नाभिक। और नाभिक की खोज हुई 1911 में। इस धनावेशित भाग को नाम दिया गया नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की ये डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। इसके बाद इस बीच में एक वैज्ञानिक और आए हैं, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने एक धन आवेशित कण के बारे में काफ़ी कुछ बताया, विस्तार से बताया, लेकिन वो उसे नाम नहीं दे पाए। लेकिन रदरफोर्ड ने उन्हीं के रिसर्च पेपर को स्टडी किया। बीच में देखोगे आप 1911 से, मैं अब जिक्र करूँगी 1920 का। ये इतना लंबा टाइम क्यों हो गया? क्योंकि बीच में वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था 1914 में, तो उससे थोड़ा सा वैज्ञानिकों का ध्यान कम दे पाया। रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने उसके बाद ई गोल्डस्टीन के रिसर्च पेपर को स्टडी किया और डिस्कवरी की प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में अलग टॉपिक है, बाद में स्टडी करेंगे। केवल इतना ध्यान रखो कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड के खाते में ही गई, क्रेडिट ही लेना था, काम बाकी ई गोल्डस्टीन ने किया। उन्होंने 1920 में प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल्स को उसने प्रोटॉन का नाम दे दिया। फिर इन्होंने अपने एक मॉडल को दिया, जिससे कि जो जे थॉम्सन का मॉडल था वो फेल हो गया, और रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु के दो भाग होते हैं, एक तो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, और दूसरा उसके चारों ओर नेगेटिव भाग, जिसको नाम दिया गया बाह्य इलेक्ट्रॉन अक्षेत्र। नाभिक में कहा कि इसमें पॉजिटिव पार्ट है, जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं का नाम वही KLM इसने दिया। लेकिन ये मॉडल भी फेल हो गया, क्योंकि जब कोई भी कण चक्कर लगाएगा उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी, और वो एनर्जी कम करता जाएगा, हल्का होता जाएगा। नाभिक उसे अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नाभिक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो वो इसके पास आकर लास्ट में क्या करेगा, नाभिक के अंदर ही हिट कर जाएगा। इससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा, और इसी के कारण हमारा रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो हो गया फेल। इसके बाद एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण भी ये फेल होगा। वो भी इसकी काफ़ी बड़ी कमी रही कि उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास और जो प्रोटॉन का मास था उसको जोड़ा जाए तो पूरे परमाणु का मास उससे ज़्यादा था, मास यानी कि द्रव्यमान। तो बाकी कहाँ गया द्रव्यमान? इसमें एक वैज्ञानिक आए, जे चैडविक। उन्होंने 1932 में कहा कि एक पार्टिकल और मौजूद है, उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। इससे जो परमाणु के विद्युन्मय उदासीन होने की बात थी वो भी बात रह गई, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसमें अच्छे से अप्लाई हो गया। इसके बाद आया नील बोर। नील बोर ने जो परमाणु का मॉडल दिया, उन्होंने कहा कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कोई ऊर्जा विकिरित नहीं करते। वो अपने ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते ही रहते हैं। उन्होंने पहली कक्षा को नाम दिया K, दूसरी को L, तीसरी को M एंड सो ऑन। और ये जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है, यह उनमें ऊर्जा की मात्रा के अनुसार होता है। इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n², जहाँ पर n है कक्षा की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स कक्षा। जैसे हमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n की जगह पर हम रखेंगे 1। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इन फर्स्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे 2 × 1 का स्क्वायर मीन्स 2 × 1 = 2। इसी टाइप से सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8, तीसरी में आएंगे 18, चौथी में आएंगे 32 एंड सो ऑन। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, जो सबसे बाहरी कक्षा होगी, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसे ऑक्टेट या अष्टक कहा जाता है।
और इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को या तो किसी को दान कर देता है या किसी से मांग लेता है। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है वह उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता कहलाती है। कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन देता या लेता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, अष्टक यानी कि ऑक्टेट रूल। अष्टक क्या होता है? किसी भी तत्व के माफ़ कीजिएगा, कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अष्टक क्या होता है? किसी भी तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसे अष्टक यानी कि ऑक्टेट कहा जाता है। इसमें जो हीलियम है वह इसका अपवाद एक्सेप्शनल केस है। इसके बाहरी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसे डुप्लेट कहा जाता है। बाकी सभी तत्व अपने अष्टक को पूरा करते, हीलियम का डुप्लेट पूरा होता है। आगे आता है संयोजकता यानी वैलेंसी। संयोजकता क्या होता है? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर वह इलेक्ट्रॉन देगा, दान करेगा, तो वह उसकी जो देने की संयोजकता है वो पॉजिटिव यानी कि धन संयोजकता हो जाएगी। इसमें याद रखना, द से देना और द से धन, ये उसकी देने की संयोजकता हो जाएगी। अगर कोई तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी जो संयोजकता है वो लेने की यानी कि नेगेटिव, ये उसके लेने की संयोजकता हो जाएगी। इसे ऋण संयोजकता भी कहते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से करना। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।